आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 स्थल रूपों का विकास, उसका दूसरा भाग। यहाँ देखिए, मुख्य स्थलाकृतियाँ। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी की सतह को एक स्वरूप प्रदान करने में बहिर्जनित बलों का योगदान है। ये मुख्यतः बल अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों की संरचना करते हैं। हम लोग जानते हैं ना, अपक्षय किसे कहते हैं। देखिए यहाँ अपक्षय, पृथ्वी की चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कही जाती है। ठीक है, टूट फूट कर वो स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए अपर्दन। अपर्दन हम लोग जानते होंगे कि ना, मिट्टी का अपर्दन होता है। उसी तरह चट्टान का भी क्या होता है, अपर्दन होता है। और चट्टानों के टूटने फूटने से भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और परिवहन, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना ही परिवहन कहलाता है। निक्षेपण का क्रिया, परिवहन होने के पश्चात में निक्षेपी जितने भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, उसे क्या करता है, निक्षेपित कर देना या तो छोड़ देना, उसे ही हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नदी के कार्य। ठीक है, इसमें देखिए नदी किस तरह का स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, नदी का क्या क्या कार्य है। ठीक है, नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ मुख्य दो प्रकार की होती है। एक है अपर्दनात्मक तथा दूसरा है निश्चितात्मक। ठीक है, जो पहला देखिए यहाँ पर अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, अपर्दन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, ऐसी स्थलाकृतियाँ नदियों द्वारा युवावस्था में बनाई जाती है। सबसे प्रारंभिक अवस्था का ये क्रिया है। ठीक है, इस समय नदियाँ पहाड़ी भागों से होकर गुजरती है। इस समय नदियाँ तीव्र गति से बहती है। जब नदी पहाड़ी भाग से होते हुए गुजरती, तेजी के साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब तेजी के साथ प्रवाहित होती है तो वो धारा प्रवाह बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वो अपने आसपास क्या करती है, काटते छाटते हुए आगे की ओर बढ़ती है। और ऐसे समय में भी वो अलग अलग स्थलाकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, यहाँ देखिए किस किस प्रकार का वो स्थलाकृतियाँ बनाती है। पहला देखिए भी आकार की घाटी। ठीक है, यहाँ जब तेजी के साथ प्रवाह करती है उस समय अपने अगल बगल चट्टानों को क्या करती है, सीधी काटती है। इस तरह का देखिए, सीधी काटते हुए क्या करती है, ये आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ती है, इसमें क्या करती है, काटते छाटते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए भी आकार की नदी घाटी का क्या होता है, निर्माण होती है। हम अगल बगल देख रहे हैं, ये चट्टान है और बीच में क्या है, पानी प्रवाहित हो रही, नदियाँ प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह की आकृति का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, सेकेंड में देखिए गार्ज और कैनियन। गार्ज तो आप लोग जानते होंगे ना, गार्ज किसे कहते हैं, जब नदियाँ कठोर चट्टानों को सीधी काटती है। ठीक है, पर्वत भाग है। ठीक है, और नदी जब प्रवाहित होती है तो क्या करती है, कठोर चट्टानों को सीधी काटती हुई आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, खड़ी ढाल वाली सक्रिय घाटियाँ बनती है और दो भाग में उसे क्या कर देती है, पर्वतीय भाग को डिवाइड कर देती है। ठीक है, और इसे हम गार्ज कहते हैं। जब घाटी लगातार अपर्दन से चौड़ी होती जाती है, और ये लगातार क्या होती जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो इसे ही हम कैनियन के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। और ये खासकर अमेरिका की कोलोराडो नदी पर निर्मित ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए जलप्रपात। आप लोग जानते होंगे ना, जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात नदी का पानी जब ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से क्या करते हैं, नीचे स्थलीय भाग में घाटी से होते हुए क्या करती है, गिरती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ये हम लोग विश्व को जानते हैं ना, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात वो कौन सा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, हम लोग जानते हैं भारत का जो जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, ठीक है, जो कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, वो कहाँ है, रांची में है। ठीक है, आगे देखिए नीचे पात्मक
स्थलाकृतियाँ, ठीक है। निक्षेपण क्रिया के कारण अलग स्थलाकृतियों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। नदियाँ अपनी प्रौढ़ा तथा वृद्धावस्था में अपने साथ लाए गए अवसाद को एकत्रित करती है, इस कारण निम्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ की रचना करती है, ठीक है। कौन कौन सा स्थलाकृति का निर्माण करता है, ठीक है। उसको देखिए, पहला देखिए विसर्प एवं गोखुर झील। जब प्रारंभिक अवस्था पार करके ये प्रौढ़ा तथा वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है, मतलब कि नदी का जो प्रवाह होता है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, धीरे धीरे करके वो क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है। खासकर ऐसी क्रिया मैदानी भाग में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए विसर्प एवं गोखुर झील, ठीक है। नदी जैसे ही क्या मैदानी भाग में प्रवाह करती है, इसका जो प्रवाह रहता है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है ना, धीमा हो जाता है, क्योंकि वो मैदानी भाग में अपने साथ जब प्रवाहित होती है तो क्या करती है, बहुत सारे अवसादों को साथ में लेके क्या करती है, प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसका बहाव, ठीक है, बहने में बहाव क्या हो जाता है, बहाव में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के साथ ही क्या करता है, ये विसर्प का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब इसका जो बहाव रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, सांप की आकृति का, आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से इसका बहाव होता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा इसका कटाव हो जाता है, ठीक है, और कटाव होने के पश्चात में ये क्या करता है, गोखुर झील, मतलब ये आगे की ओर बढ़ जाता है और अपना जो नदी का जो कुछ भाग रहता है उसको क्या करता है, छोड़ते हुए वो आगे की बढ़ता है, ठीक है, और छोड़ता है उस स्थान में क्या, झील की आकृति का निर्माण हो जाता है, ठीक है, और इसे ही हम गोखुर झील के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आप लोग। फिर देखिए दूसरा में क्या है, डेल्टा। और फिर आगे जब नदी प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने के साथ ही क्या करती है, ये डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने पर होती है, मतलब कि नदी में वो क्या करती है, निक्षेपित कर देती है, जितने भी अवसाद अपने साथ लेकर चलती है, ठीक है। जब निक्षेपित कर देती है उस समय त्रिभुज आकार की क्या करता है, त्रिभुज आकार का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। इसे ही हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से क्या करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए पवन के कार्य। पवन भी क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। नदी के समान ही पवन अपरदन का एक प्रमुख कारक है। पवन की गति मुख्यतः मरुभूमि के क्षेत्रों में प्रभावी है, ठीक है। पवन देखिए पहला स्थान में किस तरह से ये स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, ठीक है। पहला में देखिए मशरूम चट्टान या छत्रक सैल, आप लोग मशरूम के बारे में तो जानते ही होंगे, खाते होंगे, ठीक है। तो उस तरह का भी पवन क्या करता है, अपना स्थलाकृतियों का क्या करता है, ये निर्माण करता है। पवन जब तेजी के साथ यह क्या होता है, प्रवाहित होता है तो चट्टानों को काटते छाटते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। और जो नीचे का जो भाग होता है उसको वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जैसे जो ऊपरी भाग रहता है चट्टान का, ठीक है, और नीचे के भाग को काट के वो क्या करता है, छत्रक की आकृति का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए इस तरह का, ठीक है, छतरी नुमा आकृति का ये क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। इसे ही मशरूम चट्टान के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, यहाँ देखिए सेकेंड में है बलुका टिम्बा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर चित्र में, ठीक है, बलुका टिम्बा किसे कहते हैं, यह पवन द्वारा निर्मित एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, ये पवन के प्रवाह के द्वारा ही, ठीक है, बहाव के द्वारा ही इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। पवन जब तेजी के साथ प्रवाहित होता है तो क्या करता है, बालू को अपने साथ लेके प्रवाहित होता है और उससे कहीं पर स्थान मिलता है तो या तो पेड़ मिलता है या तो फिर किसी गड्ढा मिलता है तो उस स्थान पे क्या करता है, वो उस बालू को लेके क्या करता है, जमाव करता है, इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो उस स्थान पे टिम्बा की आकृति का निर्माण होता है और उसे ही हम बालू का टिम्बा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तीसरा में देखिए लाओस किसे कहते हैं, पवन अपने साथ उड़ा कर लाए गए महीन बालू के कण, शिष्ट एवं अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में इकट्ठा कर देता है, जिससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है, ठीक है। अपने साथ पवन जब बहा के बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है और समतल आकृति का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे ही हम लाओस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चीन का लाओस इसका एक अच्छा उदाहरण, मतलब चीन
चीन में पाया जाने वाला लाओस। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर में ओएसिस। ओएसिस किसे कहते हैं? ये खासकर रेगिस्तानी क्षेत्र को मिलता है। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक स्थान से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा लाया जाता है तो वहाँ पर प्याले के आकार जैसा गड्ढा बन जाता है, इस तरह का देखिए। ठीक है, पवन की आकृति गड्ढा बन जाता है तथा उसमें भूमिगत जल भर जाते हैं। इस तरह का गड्ढा बन गया और भैया क्या है? भूमिगत जल, जिसमें जल क्या हुआ है? भरा हुआ है। और ऐसी आकृति को ही ओएसिस कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है, उसमें क्या होता है? बारिश होता है तो जल भर जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति का निर्माण होता है उसे ही हम ओएसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आज का क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।